क्या आप इसके पहले कभी टॉपर बैच के बारे में सुने हैं? क्या आप MPPSC 2019 टॉप करना चाहते हैं? यदि आपका प्री निकल रहा है और MPPSC 2019 आपको टॉप करना है तो तुरंत ही कॉल करिए श्री सुंदरम अकेडमी को और जानिए पूरी डिटेल्स। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम एक बार फिर से आपके साथ उपस्थित हुए हैं एक हॉट इशू के साथ, जिसका साथ देने के लिए हमारे साथ हैं सिविल सर्विस के एक्सपर्ट LB कुशवाहा सर। जो इसमें हम बात करेंगे कानपुर हत्याकांड के मामले में। तो सर, कानपुर हत्याकांड के बारे में विस्तार से जानने के लिए इससे पहले हम जानना चाहते हैं, थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दीजिए इसका। ठीक है आशीष, बिल्कुल स्वागत है दोस्तों। मैं आज अपनी बात रखूँगा, प्रॉस्पेक्टिव होगा, जैसा कि इन्होंने बताया कि सिविल सर्विसेज के या एकेडमिक दृष्टिकोण से इस मामले को कैसे देखा जाना चाहिए, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो उभर कर आते हैं इस घटना से। इसमें दो घटनाएं हैं, एक तो विकास दुबे जैसे लोगों का पनपना और उनके द्वारा ऐसी घटनाओं को अंजाम देना, और दूसरा फिर पुलिस का एनकाउंटर, कि पुलिस ने जिस प्रकार से आज विकास दुबे का एनकाउंटर किया है उसकी औचित्यता पर हम लोग बात करेंगे कि वो सही है गलत है। इन सारे मुद्दे पर प्रकाश डालने के लिए आशेष ऐसा है कि मुझे लगता है कि आज कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो विकास दुबे कांड को विस्तार से न जानता होगा। फिर भी यदि आप लोग चाहते हैं कि थोड़ा समय बात करूं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि विकास दुबे एक अपराधी है, आपराधिक मनोवृत्ति वाला व्यक्ति है, जो 1990 से लेकर के अब तक लगभग 30 साल की उम्र तक, मतलब 30 साल के करियर में उसने कई हत्याएं की हैं, कई लूटपाट की है, कई उसके छुटपुट मारपीट में घटनाएं हैं। एक बहुत ही पॉपुलर हत्या है उसकी, एक उत्तर प्रदेश के मंत्री के, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त बिल्कुल मंत्री की हत्या, ठीक है। तो सिर्फ इतना समझ लीजिए कि विकास दुबे जैसे लोग जो होते हैं वो एक समाज की देन होते हैं, उसमें राजनीति का भी हाथ होता है, और ऐसे लोगों का जो करियर ग्राफ होता है वो जब एक बार न्यायालय जाते हैं, छूट जाते हैं, फिर उनकी मनोबल बढ़ता है, फिर ऐसी घटनाएं करते हैं और करते रहते हैं। तो मुझे लगता है परिचय वाला जो सेशन है, विकास दुबे कोई हीरो तो है नहीं जिसके बारे में हम लोग उसके जीवन परिचय की बात करें। उसके आपराधिक कांडों की चर्चा आप लोग बहुत न्यूज़ में सुन चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। हम लोग अपना जो सिविल सेवा वाला है, जो एकेडमिक दृष्टिकोण वाला है, उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ठीक है। तो और जो भी सवाल हैं उससे रिलेटेड आप कर सकते हैं। ये सवाल ये उठता है कि विकास दुबे जैसे लोग कैसे पनपते हैं समाज में। हाँ, ये इन महत्वपूर्ण अपराधियों का नैरेटिव निर्माण भी हमें बिल्कुल ये बड़ा इशू है आशीष, कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, खासकर कुछ राज्य तो ऐसे हैं जो ऐसे तमाम लोगों के लिए जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हुए हैं, ठीक है। रही बात इसमें नैरेटिव वाली जो बात कर रहे हो ऐसे लोगों की, तो इसमें परिवार का भी हाथ है, इसमें समाज का भी हाथ है, इसमें फिर राजनीति का भी हाथ है, इसमें पुलिस प्रशासन का हाथ है, ठीक है। सबका लगभग मिला जुला है। बात तो परिवार से ही शुरू होनी चाहिए कि परिवार में अच्छा मार्गदर्शन, परिवार में अच्छी परवरिश, बच्चे क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान न दिया जाए। अब जैसे विकास दुबे के मामले में ये कहा जाता है कि इसका जो फैमिली बैकग्राउंड है, इसका ननिहाल पक्ष, मामा पक्ष खुद ही गैंगस्टर रहे हैं, तो उनको वहाँ से एक शिक्षा मिलती रही इस तरह से बातों की, ठीक है। शुरू में जब इनके साथ छुटपुट मारपीट हुई थी, इन्होंने बदला लेने के लिए मारपीट की, फिर हत्या की, ठीक। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं, इनमें जो लोगों का, जो समाज का, परिवार का तो ही है, परिवार में जो आपको शिक्षा परवरिश मिलेगी उसके हिसाब से चलेंगे, लेकिन जो लोग होते हैं, समाज के लोग होते हैं, उसमें भी इनकी काफ़ी भूमिका होती है। एक तो भय होता है, दूसरा जो भय के अलावा है, भय से उत्पन्न सम्मान होता है, ये सम्मान ये पाने लगते हैं। जैसे विकास दुबे की बात करें तो आसपास के कई लोगों को मारपीट करके उनसे पैसा लेना, उगाहनी करना, वसूली करना, ठीक। फिर कई बार होता क्या है कि जो एक अपराध की ये वाली मैटर है कि मारपीट के लोग अपना वो बनाते हैं, अपना नैरेटिव करते हैं। फिर धीरे धीरे क्या करते हैं कि लोग जब पैसा आने लगता है तो ये फिर गरीबों की मदद भी करने लगते हैं, ठीक। बिल्कुल, और बिल्कुल गरीबों की मदद करने लगते हैं और सहायता देने लगते हैं, तो वो लोग उनके बड़े अनुयायी हो जाते हैं, एक तरीके से हीरो हो जाते हैं। बिल्कुल हीरो हो जाते हैं। और राज्य यहाँ पे कैसे असफल है, राज्य बनाया किस लिए गया ये हमें समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक आम, बड़े आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक आम व्यक्ति है, जब उसकी कोई समस्या होती है उसके साथ, तो वो राज्य के पास जाता है। राज्य मतलब राज्य की संस्थाएं, पुलिस हो गया, प्रशासन हो गया, ठीक है, बिल्कुल। तो उनके पास अपनी शिकायतें लेकर जाता है। फिर राज्य क्या करती है, राज्य छोटे से मामले को, छोटी सी लड़ाई को, या तो कोई रसूखदार व्यक्ति जैसे ये हुआ, उसके लिए यदि किसी सामान्य व्यक्ति से लड़ाई हो गई तो उसकी FIR नहीं लिखी जाएगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चौबे खुद थाना, जिसके थाने में ये रहता था, तो चौबे खुद थाने के SI DI तक इसके अधीन होते थे, और जब इसके खिलाफ कभी FIR लिखना होता था तो उससे पूछते थे कि बताओ विकास तुम्हारी FIR आई है, लिख लिया जाए कि नहीं। तो इतना बड़ा मामला हो जाता है। तो इसमें होता ये है कि लोग क्या करते हैं, राज्य की जो भूमिका मैं बता रहा था, तो जब एक व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर राज्य के पास जाता है तो राज्य उस व्यक्ति को सामान्यतः मुद्दे को सुलझाने की बजाय बहुत व्यापक तरीके से उलझा देता है, ठीक। राज्य के पास त्वरित न्याय नहीं है, हम लोग जानते हैं राज्य की खूबी है। पुलिस प्रशासन के पास वो बिहेव नहीं है जो आम जनता से साधारणता कर सके। कई बार पैसे से बिक जाते हैं, कई बार भय से पुलिस प्रशासन बिका रहता है। फिर राज्य व्यक्ति न्यायालय जाता है तो न्यायालय की प्रक्रिया, वकीलों से घिरा हुआ न्यायालय इतना जटिल हो जाता है कि सहजता से व्यक्ति न्याय पा ही नहीं पाता, ठीक है। ये व्यक्ति
व्यक्ति क्या करता है, ये व्यक्ति फिर ऐसे ही छोटे मोटे गुंडों का सहारा लेना शुरू करता है अपने न्याय के लिए। जैसे मान लीजिए एक लड़ाई हुई जिससे, ठीक है ना, उसको मरवाने के लिए किसी गुंडे के पास जाता है। तो जब गुंडे के पास जाता है तो गुंडे क्या करते हैं, फ़ोन में उसको धमका देते हैं और उसका मामला त्वरित समाधान हो जाता है, बिना न्यायालय में जाए, बिना पैसा दिए, बस भैया जी कह देने से सारे मामले को वो निपटा लेते हैं तुरंत। बिल्कुल। गुंडे ने फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद वो उसकी मान लीजिए किसी के साथ गलत किया था, उसका पैसा लूटा था या कुछ किया था, ठीक है ना, या तो जाके उसको मार ही दिए, तो सामने वाले व्यक्ति को जिसके साथ जो पीड़ित था उसको लगता है कि मेरे साथ न्याय हो गया। तो लोग राज्य से न्याय तलाशने के अपेक्षा करते बजाय कहाँ जाते हैं, गुंडों के पास जाते हैं। अब ये क्या करते हैं कि गुंडों के से अपनी पकड़ मजबूत करते हैं कि हमारी फला गुंडे से पकड़ है, हमको कोई कुछ नहीं कर सकता, उनको बुलाएंगे, उनको सम्मान देंगे। तो ये समाज की भूमिका है और राज्य की यहाँ पे असफलता है। राज्य क्या कर रहा है, राज्य जो न्याय देना चाहिए आसानी से वो नहीं दे पा रहा है, तो गुंडे उसका स्थान ले रहे हैं, ठीक है। तो एक पैरेलल समानांतर सरकार वो अपनी खड़ी कर लेते हैं, उनके फैन फॉलोवर्स हो जाते हैं, बड़ी लंबी फैन फॉलोवर्स की संख्या इसकी भी है, ठीक है ना। तो एक लंबी फैन फॉलोवर्स हो जाते हैं। तो अब ये फैन फॉलोवर क्या है, राज्य के लिए क्या है, राज्य अर्थात चुनाव के लिए वोट है। फिर जब नेताओं को वोट की आकांक्षा होती है, जब समीकरण बनते हैं जाति के, धर्म के और किसी क्षेत्र में कौन जीत पाएगा टिकट देने की, तो राजनीतिक आकाओं को भी ऐसे गुंडों, मवालियों, अपराधियों का सहारा लेना पड़ता है। तो वो आप जैसे सुने होंगे आप लोग कि इसके सारे लगभग सारे पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेताओं से अच्छे खासे संबंध रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न यही है कि जब उस इलाके में वोट की जरूरत पड़ती होगी तो दूर से ऊपर वाले नेतृत्व देखते होंगे कि भाई इस इलाके में कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमें वोट दिला सकता है। पता चलता है विकास दुबे, अच्छा विकास दुबे से इनका संपर्क स्थापित हो जाता है। अब विकास दुबे की राजनीतिक पकड़ हो गई, ठीक। जब विकास दुबे की राजनीतिक पकड़ हो गई तो विकास दुबे वो वोट उनको दिलवा देगा। तो जीतने का ये एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं, ये लोग क्या काम करते हैं, ये लोग काम करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैनेजर के रूप में। ये जिताऊ व्यक्ति हैं और जिताऊ व्यक्ति की कभी भी बात को इग्नोर सरकारें नहीं कर पाती हैं। तो ये सरकार की भूमिका हो गई। समाज की भूमिका क्या हो गई, समाज जब लड़ाई लड़ना था इनसे तब समाज ने खुद ही इनकी पनाह ले ली। व्यक्तियों को जब इनके विरुद्ध खड़ा होना था तो या तो डर के मारा भय से FIR नहीं करवाई, या तो खुद ही इनके शरण में चले गए। तो इनकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ जाती है, इनका सम्मान भी बढ़ा रहता है और राज्य कुछ कर भी नहीं पाता है। और छुटपुट जो घटनाएं करते हैं उनसे भय भी प्राप्त रहता है। तो लोग एक तीन चीज़ें, एक तो डर जाते हैं, राज्य न्याय नहीं दे पाता है और इनको वहाँ ये त्वरित न्याय मिल जाता है। तो इनके जो व्यक्तित्व जो इनका होता है, तो लोगों के लिए लोग ये सोचने लगते हैं कि होगा जिसके लिए गलत होगा, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। तो ये नैरेटिव करना हो गया। फिर क्या होता है, नैरेटिव में ये जैसे पैसा आने लगता है, राजनीतिक पकड़ हो जाती है, तो पैसा मिलता है, उसका कुछ ये हिस्सा जो है तो बांट देते हैं गरीबों को। कुछ कभी कंबल बांट दिए, कभी कुछ बांट दिया, है आपराधिक प्रवृत्ति, लेकिन कभी कुछ अच्छा काम भी इधर कर दिए। तो गरीब लोग भी समझने लगते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है। हम लोग सहानुभूति लेने के लिए हम लोग जानते हैं, ऐसा कई फिल्मों में फिल्माया गया है ये सारे, ठीक है। तो वो लोग भी इनके फैन फॉलोइंग हो गया। फिर ये क्या करते हैं कि उसी समय की अपनी फोटो, ठीक है, फोटो छपवाते हैं और विज्ञापन में दे देते हैं। तो ऐसा लगता है कि विकास दुबे या ऐसे लोग जो हैं वो कोई अपराधी नहीं बल्कि बहुत बड़े समाज सेवी हैं, ठीक है ना। तो आप लोग बहुत चर्चित हुई एक सनी देओल की मूवी भी इस समय की, उस मूवी में ऐसा दिखाया गया था, शंकर सिंघानिया वाला केस आप लोग जानते होंगे। तो शंकर सिंघानिया इसी प्रकार का कुछ व्यक्ति होता है बड़ा सा, ठीक है। फिर उसको सनी देओल उसी के घर में जाकर के, है ना। तो कुल मिलाकर के कुछ ऐसा ही है। इंडियन मूवी, हाँ इंडियन में, हाँ इंडियन में है, ठीक है। जो भी मूवी हो मुझे लगता है इंडियन ही है। इंडियन अच्छा, तो ठीक है। तो ऐसा क्या होता है, ऐसा ही इनकी क्या होती है कि एक बड़ी सी मतलब पैठ इनकी बन जाती है। और उस पैठ का इस्तेमाल कहाँ होता है, चुनाव में होता है, नेता करते हैं। तो यहाँ नेता सहभागी हो गए, इधर बीच में विकास दुबे हो गया, उधर वो प्रताड़ित जनता और गरीब जनता हो गई। तो कभी विवाद हो ही नहीं पाता है। अब इसी बीच जो अच्छे पुलिस वाले आए उनके ऊपर राजनीतिक इच्छा शक्ति लग जाती है, भाई वो तो हमें जिताने वाला व्यक्ति है, वो काम नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे कई बड़े मतलब प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक इशू हैं जो एक दूसरे से उलझे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों के पनपने में और इनका नैरेटिव बनाने में समाज की भूमिका, इनके राजनीतिक आकाओं की भूमिका, ठीक है, और परिवार की तो होती है, ठीक है। और वो लोग जो प्रताड़ित हैं, जिनको राज्य ने न्याय नहीं दिया है, उनकी भी भूमिका होती है। यानी कि परिवार, समाज और राज्य भी एक हद तक, राज्य एक हद तक नहीं बल्कि मैं ये कहूँगा कि राज्य सबसे ज़्यादा इसमें सहयोगी है, क्योंकि राज्य की उत्तरदायित्व ये है कि पहले तो जनता को न्याय दिलाए। यदि उसको तकलीफ होती है, ऐसे अपराधी पनपते हैं और पनप कर किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो उनको गिरफ्तार करे। फिर न्यायपालिका भी संदिग्ध हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब ऐसे केस में न्यायपालिका संदिग्ध कहने का मतलब ये है कि न्यायपालिका सबूतों के आधार पर निर्णय लेती है। जब उसके खिलाफ कोई FIR नहीं कराएगा, उसके खिलाफ जब कोई गवाही नहीं देगा, तो वो न्यायालय को मजबूर होकर के जानते हुए भी छोड़ना पड़ेगा। जैसा कि इसके साथ हुआ, राज्य मंत्री की जब इसने हत्या की तो इसके बाद यही हुआ कि इसके खिलाफ किसी ने गवाही नहीं दी, पुलिस वालों ने तक गवाही नहीं दी, या तो भय के कारण या तो फिर राजनीतिक दबाव के कारण कि भाई ये हमारा आदमी है, इसके लिए कोई गवाही नहीं देना, जो मरना था उसको मर गया, ठीक है। तो ऐसे इशू में राज्य मुझे लगता है सबसे अहम इकाई है, क्योंकि जब से हमने लोकतंत्र अपनाया है तब से हमने अपनी सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य को सौंपी है, संविधान के थ्रू राज्य को सौंपी है, न्यायपालिका को सौंपी
होती है। तो राज्य यदि हमारी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है तो निश्चित रूप से राज्य की विफलता है। और फिर आप राज्य में जो शामिल व्यक्ति हैं, राज्य में जो राजनीतिक वाला पक्ष है, वो व्यक्ति उसी के सहारे जब बन रहे हैं तो हम कैसे मान लें कि वो इनका सहारा नहीं लेते होंगे। तो अपने छूटने के लिए थाने में धमका दिए, उसके बाद फ़ोन करके नेता गृह मंत्री बोल दिए कि भाई ठीक है वो मेरा आदमी, उसको कुछ नहीं करना है। तो पुलिस वाला बहुत ही तेज तर्राट होगा, बहुत ही इसके प्रति कार्रवाई करना चाह रहा होगा, वो कार्रवाई नहीं करेगा। तो राज्य की सबसे अहम भूमिका है, परिवार की भूमिका है और समाज के लोगों की भूमिका है। समाज की भले कितनी लोगों की समस्याएं हो, लेकिन सामूहिक रूप से ऐसे दुर्दांत अपराधियों से लड़ने की इच्छा शक्ति और प्लानिंग होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ताकि ऐसे लोग पनप ना पाएं। ठीक है, तो ये पनपने की जो भूमिका है वो ऐसे कुछ, यानी नेता कोई पैदा नहीं होता है, बल्कि परिवार, समाज और ये राज्य उनको इस तरीके से ये जो गुंडा अपराधी पैदा कर देते हैं। हाँ, तो अब क्या है कि हो सकता है कि इसके साथ जैसा कि कुछ घटनाएं इसके साथ घटी थी जब युवा अवस्था में था, तो कहते हैं कि इसके माँ बाप को मारा गया था, कुछ दलित लोगों ने मारा, ऐसा कहा जाता है, मीडिया में कह रहे हैं। इसकी मैं कोई प्रमाणिकता नहीं दे सकता हूँ कि है प्रमाणिक नहीं है। तो अच्छा, मारा तो भी मान लेते हैं कि घटना सत्य है, तो इसको भी राज्य के पास जाना चाहिए, कानून के पास जाना चाहिए, कानून का सहारा लेना चाहिए, हथियार नहीं उठा लेना चाहिए। राज्य में हथियार उठा लेना मतलब कानून को अपने हाथों में लेना किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा ही होगा तो फिर कानून का क्या मतलब रह जाएगा? फिर हमारी जो दंड संहिता बनी है, हमारा जो कानून बना है, संविधान बना है, न्यायपालिका बना है, क्या मतलब रह जाएगा जब आप खुद ही न्याय करने लगेंगे? तो ये तमाम इशू होते हैं। इस मामले में यूपी सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का क्या कैसे महत्व रहा है? अच्छा, इसमें यूपी सरकार हत्याकांड, जैसा कि पुलिस 8 लोगों को इन्होंने मारा, इनकी टीम ने मारा, ठीक है ना, प्रत्यक्षदर्शी तो नहीं है कौन मारा, लेकिन ये तो है तय है कि विकास दुबे के कारण वो मारे, ठीक है ना, विकास दुबे नहीं मारा स्पष्ट रूप से, ठीक। तो पुलिस को इन्होंने घेर करके मारा, फिर फरार हो गए, पुलिस वाले मारे गए, फिर दोबारा जब पुलिस की टुकड़ी गई तो ये मिले नहीं, वहाँ भाग गए। तो भागने के बाद ये उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ फरीदाबाद वगैरह गए, फिर वहाँ से मध्य प्रदेश आए। तो मध्य प्रदेश से इसका क्या कनेक्शन है ये प्रमाणिक रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बात तो सत्य है आशीष कि एक अपराधी 60-70 टीम पुलिस की लगी हो, 2,500-3 हज़ार पुलिस को लगाया गया हो कि हमें पकड़ना है, फिर 2,500-3 हज़ार पुलिस क्यों, हर टोल नाका, हर जगह जहाँ क्रॉसिंग होती है वहाँ पुलिस खड़ी है। तो उसके बावजूद भी सरकार पर ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वहाँ से ये यहाँ कैसे खा लाता है, मध्य प्रदेश कैसे पहुँच जाता है, उज्जैन कैसे पहुँच जाता है, गाड़ी लॉकडाउन का भी समय है, कई जगह टोल नाका चेकिंग, कई तरह की चीज़ें हैं, तो वो कैसे वो उज्जैन महाकाल मंदिर पहुँच जाता है। कई चिंताजनक बात है कि ये कानपुर से यहाँ उज्जैन आ जाना, ये कम दूरी नहीं है। तो कानपुर से नहीं बल्कि वो फरीदाबाद साइड से आया है, ठीक है, तो वहाँ से ये उज्जैन पहुँच जाता है और उज्जैन पहुँचकर वो खुलेआम घूमता है। फिर एक नाटकीय तरीके से एक पुलिस वाला उसको मारता है, जब वो कहता है कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला, ठीक है, तो पुलिस वाले उसको मारते हैं और आराम से वो सरेंडर कर देता है। तो इस बीच में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है या मीडिया को ऐसा लग रहा है, सरकार पे जो सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकारों के बीच आपस में, या सरकार ना कहें तो सरकार के जो अंग हैं उनके बीच, या पुलिस में इसकी पकड़ सबसे जाहिर है कि पुलिस में इसकी जो पकड़ थी, राजनीतिक नेताओं से इसकी जो पकड़ थी वो बहुत करीबी थी। इनफैक्ट मीडिया तो नरोत्तम मिश्रा, हमारे गृह मंत्री जो है, उन पर भी सवाल उठा रही है कि इसके निकट संबंध थे और नरोत्तम मिश्रा ने इनको बचाने की कोशिश की। बहरहाल हमारा वो इशू नहीं है, राजनीतिक पकड़ रहती है, ये सत्य है, लेकिन जब तक किसी को प्रमाणित नहीं किया गया है, किसी से इसकी संदिग्धता मतलब संलिप्तता प्रूफ नहीं हो जाती है, तब तक हम किसी का नाम लेके नहीं कह सकते हैं। पर ये तो तय है कि जहाँ राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना एक व्यक्ति इधर सुधर नहीं हो सकता है। इतना लॉकडाउन था, लोग अपने घर आना चाह रहे थे लेकिन वो नहीं आ पा रहे थे, वहीं एक अपराधी, शातिर अपराधी, एक राज्य दो राज्य से कैसे आ जाता है, चला जाता है, ठीक है, ये एक बड़ा सवाल है। इसमें किसका हाथ है ये जांच का विषय है, इसको जांच पर ही रहने दें। हम लोग और कुछ मुद्दा डिस्कस करते हैं। तो हाँ बिल्कुल, तो क्या ये स्पष्ट हो जा रहा है कि राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है? बिल्कुल एक समस्या है, ये समस्या पर आप लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, यहीं से आपसे प्रश्न बनते हैं कि राजनीति का अपराधीकरण और एक मुद्दा है अपराध का राजनीतिकरण। पहले तो मैं इनका आशय समझा दूंगा क्योंकि काम की बात यही है सारे डिस्कशन की बात हो, ठीक है। राजनीति का अपराधीकरण का मतलब होता है राजनीति में अपराधियों का प्रवेश, ठीक, राजनीति में अपराधियों का प्रवेश। ऐसा समझ लीजिए कि गुंडा है, अभी तो ये राजनीति में पहुंच नहीं पाया था, नहीं थोड़ा सा पहुंचा है लेकिन छोटे लेवल पर पहुंचा है। एक गुंडा है, छोटी मोटी घटनाएं करता है, फिर बड़ी घटनाएं करता है, फिर वही नैरेटिव अपना गढ़ लेता है, जैसा कि हमने कहा कि अपना सब कुछ दे करके नैरेटिव गढ़ लेता है। फिर वो नैरेटिव गढ़ने के बाद जो है तो चुनाव लड़ता है, टिकट भी मिल जाती है क्योंकि इसके पास वोट बहुत होते हैं, आदमी बहुत होते हैं, कई बार जाति समीकरण, धार्मिक समीकरण, कई बार है ना, इसकी व्यक्तिगत पहचान इतनी बड़ी हो जाती है कि इसके वोट मतलब टिकट दे देने मात्र से जीत जाते हैं। पार्टियाँ क्या करती हैं, राजनीतिक दलों की यहाँ पे जिम्मेदारी आप सुनिश्चित करिएगा। राजनीतिक दल क्या करते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि चौबेपुर इलाका विधानसभा क्षेत्र भी है, तो चौबेपुर में एक व्यक्ति कांग्रेस से खड़ा हुआ है, बीजेपी से खड़ा हुआ, ठीक है ना, एक व्यक्ति साफ छवि का है लेकिन उसके जीतने की संभावना कम है, लेकिन एक व्यक्ति जो गुंडा मवाली है, इस प्रकार से अपराधी, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा है। तो निश्चित रूप से राजनीतिक दल उस व्यक्ति को टिकट देती हैं जिसकी जीतने की संभावना ज़्यादा हो।
तो ये व्यक्ति कहाँ पहुँच गया? ये व्यक्ति पहुँच गया पार्टी में पहुँच गया, सरकार में पहुँच गया। इसी चीज़ को कहते हैं अपराधी, राजनीति का अपराधीकरण। मतलब राजनीति में एक अपराधी का प्रवेश हो गया। ठीक है। अब इसके संबंध में कई कानून बने हैं, जैसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में भी इस बारे में बात की गई है। धारा 8 में बात की गई है किसके क्या कानून होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए। ठीक है। उसमें ऐसे व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को जनप्रतिनिधि बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है, इसके संबंध में कई बातें हैं। ठीक है। तो इसमें यह है कि जो जिनके ऊपर जब तक ऐसे जो लोग हैं, जब तक साबित नहीं हो जाता, जब तक उनको जेल नहीं हो जाती है, तब तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। फिर बाद में ये भी एक प्रावधान रखा गया कि जेल में रहते हुए भी यदि साबित नहीं हुआ है ना, सज़ा नहीं दी गई है और अभियुक्त बनाए गए हैं, आरोपी हैं, तो चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये राजनीतिक दलों की यहाँ पे जिम्मेदारी हो जाती है। कानून तो जो है सो है, कानून में भी सुधार की आवश्यकता है कि ऐसे लोगों को कानून न लड़ने पाए, लेकिन एक मजबूरी हो जाती है कि कई बार ऐसे लोगों के ऊपर छोटे छोटे मानहानि के केस होते हैं या छोटे मोटे ऐसे कुछ केस होते हैं। कई बार ये सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रहते हैं तो अनशन आंदोलन करते हैं, तो ये समझा जाता है कि ऐसे लोगों के ऊपर केस होना स्वाभाविक है, हो सकता है। पर राजनीतिक दलों की एक भूमिका यहाँ पे होती है कि राजनीतिक दल साफ सुथरे छवि वाले लोगों को ही यहाँ तक पहुँचाएं, मतलब पार्टी में टिकट दें, शामिल करें। तो राजनीति का अपराधीकरण नहीं होगा फिर। तो राजनीति के अपराधीकरण में राज्य की भूमिका प्लस राजनीतिक पार्टियों की भूमिका और लचीले कानून की भूमिका भी है। ठीक है। तो राजनीति का अपराधीकरण आप समझ गए होंगे। प्रश्न ऐसे पूछ लेता है कि आपसे राजनीति का अपराधीकरण क्या है, इसको रोकने के क्या उपाय होने चाहिए, क्या आप इस बात से सहमत है कि भारत में राजनीति का अपराधीकरण हुआ है? तो हमारे जो सांसद हैं उनकी एक लिस्ट देखा जाए तो अभी भी लगभग 10-12% सांसद ऐसे हैं जो कहीं न कहीं से पृष्ठभूमि आते हैं। तमाम ऐसे संख्या आपको मिल जाएगी, इंटरनेट पर आप ढूंढ सकते हैं कि कितने सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई प्रकरण दर्ज है ना। तो इसी चीज़ को हम लोग राजनीति का अपराधीकरण कहेंगे। ठीक है। दूसरा इशू जो है अपराध का राजनीतिकरण, ये थोड़ा उल्टा है। अपराध का राजनीतिकरण का मतलब ये है कि एक अपराधी विकास दुबे हो गया। अब विकास दुबे के कनेक्शन देखा जाए तो हर राजनीतिक व्यक्ति से है, उसका प्रशासन में बैठे हुए हर व्यक्ति से है। तो जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो राजनीतिक व्यक्ति जब इनकी सहायता करने लगते हैं वोट बैंक के आशय से, वोट बैंक के लिए, ठीक है, तो इस चीज़ को कहा जाता है अपराध का राजनीतिकरण। भाई अपराध अपराध है, अपराधी अपराधी है, उसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी प्रभाव नहीं होना चाहिए। यदि आप पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर किसी अपराधी का समर्थन करते हैं या पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल अपराधियों का पक्ष लेते हैं, समर्थन करते हैं, उनकी चोरी छुपे सहायता करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से विकास दुबे का एक ग्राफ रहा है उस ग्राफ में बिना पॉलिटिकल पार्टीज या बिना सरकारों के सहयोग की इतना बड़ा ग्राफ नहीं हो सकता किसी भी अपराध का। ठीक। तो निश्चित रूप से इसी बात को अपराध का राजनीतिकरण कहा जाता है। ठीक है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि अपराध का राजनीतिकरण मतलब अपराधियों का सहयोग राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा। असल प्रशासन का क्या है, प्रशासन कई बार तो घूस के कारण, कई बार राजनीतिक दबाव के कारण ऐसे लोगों की सहायता करती रहती है। ठीक है। ये दोनों ही इशू, दोनों ही प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में राजनीतिक अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण दोनों बहुत बढ़ा है। यदि 2000 के बाद से लेकर के देखें तो अब तक 2019 तक ये ग्राफ बढ़ ही रहा है, ये संख्या बढ़ ही रही है, दोनों इशू बढ़े हुए हैं। ठीक है। तो ये मुद्दा है। ये जो कानपुर हत्याकांड मामला हुआ ये बहुत ही भयावह था। ऐसा कांड जो पुलिस के 8 लोगों को मारे, खासकर दर्जे के ऑफिसर को, ये मतलब कुछ पुराने यदि देखे पीछे जा कर के तो देखने में नहीं मिला। बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है कि आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसमें एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि हमारा जो एक ये बेल्ट है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये पश्चिम बंगाल वाला और आंध्र प्रदेश तक, यहाँ नक्सलवाद की बहुत बड़ी, बिल्कुल इस पर मैं आऊँगा। यदि आपने आंतरिक, तो यहाँ भी इस तरीके से पुलिस पर हमला नहीं होता है। यदि आप आंतरिक सुरक्षा की बात करें तो आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों में जो बातें शामिल होती है तो वो बात मुख्य रूप से नक्सलवाद होता है और धार्मिक संप्रदायवाद होता था। ठीक है। और इस प्रकार के अपराधी जो होते थे वो आंतरिक सुरक्षा में बहुत बड़े कदम नहीं उठाते थे, छोटी मोटी छोटी घटनाएं कर देते, लोगों को मारते थे, पैसा लूटते थे, एक आध दो हत्या भी कर देते थे, राजनीतिक मतलब अपनी लड़ाई के चलते, वर्चस्व के चलते हो जाती थी। लेकिन एक तरफ से जिस प्रकार से नक्सलवादी और आतंकवादी पुलिस को घेर कर मारते हैं, जैसी घटना यहाँ घटी है कानपुर चौबेपुर में, ठीक है, इस प्रकार की घटना या तो जम्मू कश्मीर में घटती है आतंकवादियों के द्वारा, आर्मी को घेरा जाता है और मारा जाता है। ठीक है। और दूसरी इस प्रकार की घटना वही नक्सलवादी जो बेल्ट आप बता रहे हो, रेड कॉरिडोर जो इंडिया का है, तो उसमें घटती है। पर ये घटना जो घटी है किसी देहात के अंदर, किसी जगह जिले में, किसी आंतरिक इलाके में, ये इस प्रकार की पहली घटना है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे जो उसको पावर प्राप्त थी, उसको कहीं ना कहीं ये पता था कि मैं 8 लोगों को नहीं 800 लोगों को भी मार दूंगा, तब भी मैं कहीं ना कहीं बरी हो जाऊंगा सबूतों के अभाव से, क्योंकि एक बार वो इसका लाभ ले चुका है। तो ऐसे लोग, ऐसे अपराधी निस्संदेह कभी भी आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, कभी भी ये आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न कर सकते हैं और कर ही रहे हैं। जैसा कि वीडियोज़ में हम लोगों ने देखा कि उस क्षेत्र के लोगों को ये कितना प्रताड़ित किए हुए थे। पुलिस नाकाम, जब कभी भी आपकी पुलिस नाकाम हो जाए तो आप समझिए कि आंतरिक सुरक्षा के लिए वहाँ पे चुनौती कभी भी उत्पन्न हो सकती है। आंतरिक सुरक्षा का मतलब समझा दूँ मैं अपने दर्शकों को, छात्रों को, कि आंतरिक सुरक्षा का मतलब होता है हमारे देश के गृह मंत्रालय के द्वारा
या प्रदेशों के गृह मंत्रालय के द्वारा जो अपने राज्य के नागरिकों को सुरक्षा दी जाती है। गृह मंत्रालय जनरली पुलिस के माध्यम से ये सुरक्षा सुनिश्चित करती है, ठीक है। और ज़रूरत पड़ती है तो राष्ट्र की, केंद्र की जो सेना है वो भी इसमें भाग लेती है। NDRF का फोर्स जो है वो भी इसमें भाग लेता है। तो कई इशू इसमें जुड़ते हैं आंतरिक सुरक्षा में। तो आंतरिक सुरक्षा के लिए जो चुनौती उत्पन्न करने वाली जो इशू हैं उनमें से नक्सलवाद और संप्रदायवाद और अब जाकर के इसी प्रकार के अपराधियों की जो साजिश है वो मुद्दे होते हैं, ठीक है। तो निश्चित रूप से यदि कहीं अपराधीकरण हो रहा है, कहीं अपराध का बढ़ावा मिल रहा है, ऐसे प्रभावशाली लोग जो उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है ना, कई नाम उत्तर प्रदेश में है इस प्रकार से, ये सुरक्षा के लिए निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है। बिल्कुल ठीक है, ये बात है। अभी आज हम सवेरे सवेरे जैसे उठे तो कुछ देर बाद एक घटना सुनने में आई। सभी लोगों को पता है कि उसका इनकाउंटर कर दिया गया है। तो क्या ये नैतिक है? हाँ, इनकाउंटर को मैं थोड़ा विस्तार से लेना चाहूँगा। इनकाउंटर आपके परीक्षा में इथिक्स में सीधा प्रश्न बनता है, जैसा कि इन्होंने कहा कि इसकी नैतिकता बताइए, क्या ये नैतिक कर्म होते हैं या नहीं। दूसरा, केस स्टडी में आपसे आपको IPS अधिकारी, आपका DGP, IPS कुछ मतलब पुलिस अधीक्षक बना के आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि आप एक जिले के जिला पुलिस अधीक्षक हैं, आपके ऐसी ऐसी घटना होती है। सेम घटना जैसा कि विकास दुबे के साथ होता है कि वो अपराधी भाग गया, फिर गिरफ्तार किया गया, फिर गिरफ्तार करके लाया जा रहा था, तो बीच में पता चला न्यूज़ आती है कि उसका इनकाउंटर कर दिया गया। तो दोनों दृष्टिकोण से हम लोग बात करते हैं। देखिए, इनकाउंटर सही है गलत है, इस बात पे 3-4 पक्ष हैं। एक तो हमारे संविधान का पक्ष, एक तो मानवाधिकार आयोग का पक्ष, ठीक है ना, और एक कानून का पक्ष। संविधान की हम लोग बात करें तो संविधान में जीवन का अधिकार दिया गया है, दैहिक सुरक्षा का अधिकार मिला है हमें। दैहिक सुरक्षा के अधिकार के अंतर्गत राज्य हर व्यक्ति की शरीर की रक्षा करती है, अर्थात राज्य किसी को सुनियोजित तरीके से मार नहीं सकती है। कोई मारेगा तो उससे वो बचाएगी, ठीक है ना। IPC की धाराओं में भी कई बातें इस प्रकार से लिखी गई है कि पुलिस कब इनकाउंटर करे, कब और किस मेथड से उसको इनकाउंटर करना चाहिए, उसको काफ़ी विस्तार तरीके से बताया गया है, ठीक है। तो संविधान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यदि IPC में बताए गए प्रोसीजर के हिसाब से, प्रोसीजर की विधि से यदि इनकाउंटर नहीं हुआ है तो उस इनकाउंटर को फर्जी इनकाउंटर कहा जाता है। यदि प्रोसीजर के हिसाब से हुआ है, रियल सिचुएशन थी इनकाउंटर करने की, तो वो इनकाउंटर जो है तो रियल इनकाउंटर माना जाता है। थोड़ी सी प्रोसीजर की मैं चर्चा कर देता हूँ, पता चल जाएगा। तो इनकाउंटर की प्रोसीजर ये होती है कि कब इनकाउंटर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा इशू जो आता है वो सेल्फ डिफेंस का आता है। इनकाउंटर का उद्देश्य होता है सेल्फ डिफेंस। अपराधी शातिर है, खुखार है, आप उसको पकड़ कर ले जा रहे हैं, पकड़ कर ले जाते समय वो आपके ऊपर अटैक करता है, आपको मारता है, ठीक है, और इतने चांसेस होते हैं कि वो आपको मार डालेगा, तो पुलिस उसका इनकाउंटर कर देगी। इनकाउंटर करने की भी रूल है। इनकाउंटर करने में जो सबसे पहला रूल है, बेसिक ये है कि सबसे पहले तो उसको चेतावनी दी जाएगी। चेतावनी दी जाएगी कि भाई मैं तुम्हें मार दूंगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, मुठभेड़ ऐसी हो जाती है कि सब कहने करने का मौका नहीं होता है, उधर से फायरिंग हो रही होती है, इधर से भी फायरिंग हो रही होती है, बीच में कब मारा गया, कौन मारा गया पता नहीं चलता। लेकिन ऐसे मामले में कि जहाँ एक व्यक्ति है, पिछले में हैदराबाद कांड जब हुआ था, हैदराबाद में पुलिस ने इनकाउंटर किया था रेपिस्ट का, तो भी ये बहुत इशू आया था, मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया था। तो ये रहता है कि भाई आप पहले इनकाउंटर नहीं करोगे, पहले उसको धमकी दोगे, यदि वो मान जाएगा तो आप उसको पकड़ लोगे, फिर यदि इतने में भी नहीं तो हवा में फायरिंग करोगे। हवा में फायरिंग करने से वो डरेगा, डर जाएगा। और हाँ, एक बात यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि एक एक गोली का हिसाब देना पड़ता है पुलिस को कि हमने हाँ इनकाउंटर में इतनी गोली चलाई और इस तरीके से चलाई, हवा में फायरिंग इतनी की, सामने इतना मारा, फिर भी नहीं मानता, भाग रहा है, वो लगता है कि साथी अपराधी भाग जाएगा, समाज को नुकसान पहुँचाएगा, तो फिर पैर में गोली मारने का आदेश होता है। उनको पैर में, उस अपराधी को पैर में गोली मारा जाए, इसके बाद उसको पकड़ लिया जाए। पैर में गोली नहीं मार पाते हैं, भाग जाता है, तो फिर वो कमर के ऊपर या बॉडी के किसी हिस्से में बंदूक चला सकते हैं जिसमें उसकी मृत्यु हो जाए, तो इसको रियल एनकाउंटर माना जाएगा, ठीक है। तो विकास दुबे के मामले में तो जैसा कि हमें मीडिया से जो समाचार प्राप्त हो रहा है उसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि गाड़ी थी जिससे वो जा रहा था, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, डिवाइडर से गाड़ी टकराई रोड में, टकराने के बाद गाड़ी गिर गई, बारिश भी हो रही थी, पुलिस उधर किसी को जाने नहीं दे रही थी। गाड़ी से गिरने के बाद वो पुलिस को धक्का दे करके भागा और पुलिस ने उसका पीछा किया, उसको रुकने के लिए बोला, लेकिन वो नहीं माना, तो पुलिस ने उसको गोली मार दी और उस गोली में धक्का मुक्की में गोली चली और वो मारा गया, ऐसा हमारा मीडिया दिखा रहा है। इस आधार पे, और ऐसे पुलिस भी बता रहे हैं, ऐसे DGP बता रहे हैं, और DGP आधिकारिक व्यक्ति है, तो जैसा वो कह रहे हैं उसको हम लोग सही मानते हुए ये बात कर सकते हैं कि उसका इनकाउंटर हुआ और रियल तरीके से हुआ। हाँ, सच क्या है, रियल क्या है, अब इसमें यदि किसी को लगता है कि संदेह है तो वो जांच बॉडी से जांच कराई जा सकती है, और सरकारें ऐसा कराती हैं कि निष्पक्ष जांच बॉडी, इनकी जो जांच यूनिट्स होती हैं, मतलब एजेंसीज होती हैं, उनसे जांच कराती हैं, तो सरकार कराएगी। कराने के बाद जो रिजल्ट निकलेगा उसको दुनिया देखेगी, हम लोग भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। पर जो फर्जी इनकाउंटर है वो गलत है। फर्जी इनकाउंटर का मतलब किसी को रंजिश के चलते मारा जाए। एक पुलिस अधिकारी को किसी ने थप्पड़ मारा रहा हुआ, जो उसने पकड़ के इनकाउंटर कर दे, इस प्रकार के इनकाउंटर स्वीकार योग्य नहीं है, ठीक है। फिर एक इशू ये भी आता है कि इनकाउंटर क्या वाकई में, इथिक्स के दृष्टिकोण से चर्चा करें तो क्या वाकई में इनकाउंटर होना चाहिए? नहीं, भले कोई कंडीशन हो, क्या राज्य की पुलिस को या आर्मी को, किसी व्यक्ति की एक बॉडी की जान निकाल लेने का अधिकार है या नहीं है? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसा कोई आदेश नहीं देता है, ऐसा कहीं मंशा नहीं है, ठीक है। लेकिन मृत्युदंड की तो मंशा है। तो मृत्युदंड में और
इनकाउंटर में बहुत बड़ा फ़र्क है। इनकाउंटर में व्यक्ति को अपने पक्ष रखने का मौका नहीं मिलता, जबकि हमारी न्यायपालिका, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर एक व्यक्ति को, चाहे वो कितना दुर्दांत अपराधी हो, इनफैक्ट आतंकवादी कसाब जैसे लोगों को हमने देखा, कसाब जैसे लोगों को 10-10, 11-11 साल लगभग रखते हुए उनको एक प्रोसीजर से फांसी दी जाती है। अभी वो निर्भया कांड को देख लें तो निर्भया कांड में इतना लेट हुआ, उसके बावजूद एक प्रोसीजर के माध्यम से फांसी दी जाती है। तो राज्य हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर व्यक्ति का, भले ही वो अपराधी क्यों न हो, मूल्य समझता है, जीवन का मूल्य समझता है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के दृष्टिकोण से किसी भी तरीके से इनकाउंटर जैसी चीज़ें, जब तक उसको अपना न्यायालय में पक्ष रखने का मौका ना मिले, रियल इनकाउंटर हो सकता है कि मुठभेड़ में मारा जाए तो सुरक्षा के लिए मानना पड़ता है, क्योंकि अपनी सुरक्षा, आत्मसुरक्षा का अधिकार भी तो मिलता है, ठीक है, तो वो अलग बात है। लेकिन इस प्रकार से साजिशवश, रंजिशवश किसी को मारा नहीं जा सकता है, तो गलत है, ऑलवेज गलत है। इथिक्स के दृष्टिकोण से भी गलत है, नैतिक मूल्यों के दृष्टिकोण से भी गलत है, और कानून के दृष्टिकोण से भी अपराध होगा, और पुलिस के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाती है, ठीक है। इथिक्स में देखा जाए, विकास दुबे वाले केस को देखें तो कई विचारधाराएं हैं। जैसे एक विचारधारा उपयोगितावाद है, ठीक है, नीति शास्त्र में हम लोग घुस रहे हैं तो थोड़ी चर्चा करेंगे जेएस मिल वगैरह की। तो उपयोगितावादी दृष्टिकोण में ये देखा जाता है कि कोई काम कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचाएगा। तो विकास दुबे के मामले को हम लोग देखें तो विकास दुबे कई लोगों को परेशान करके रखा था, और ये तय है कि हमारा प्रशासन कमज़ोर है, न्यायपालिका निहत्थी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें 2-3 लोग पहले भी मारे गए हैं, शायद 5 लोग मारे गए हैं, शायद 2-3 लोग मारे गए हैं, ठीक है, 2-3 लोग मारे गए हैं पहले भी, ठीक। अब रात को अंधेरा था, लाइट जल नहीं रही थी, ठीक, पुलिस वाले मारे गए, किसने मारा इसका कोई सबूत नहीं। विकास दुबे का घर हो जाने से विकास दुबे ने हत्या की ये साबित नहीं हो जाता, विकास दुबे को पकड़ने जाने से विकास दुबे ने हत्या की ये साबित नहीं हो जाता, कोई प्रत्यक्ष सबूत तो होना चाहिए। अब न्यायपालिका में जब ये व्यक्ति जाता तो न्यायपालिका के पास कोई सबूत, मतलब किसी के पास कोई सबूत न होता, सरकार के पास, पुलिस के पास ये सबूत न होता कि हाँ फला व्यक्ति ने गोली चलाई है, मैंने देखा है। जब इसने राज्य मंत्री को मारा, बीजेपी के राज्य मंत्री था, तो उसको जब इसने मारा तो कोई सबूत नहीं था, किसी पुलिस वाले ही मुकर गए। तो क्या पता कल को पुलिस वाले फिर से मुकर जाते, कोई इसके विरुद्ध गवाही नहीं देता, ठीक है, और गवाही देता भी तो कैसे देता भाई, विकास दुबे का चेहरा तो किसी ने देखा नहीं, तो न्यायपालिका निसंदेह निहत्थी हो जाती है, और इसको बाइज्जत बरी करना पड़ता, या कुछ छोटी मोटी सजा दे करके 1-2 साल में बरी होता, और फिर बरी होता तो फिर से वो नुकसान पहुंचाता। तो यदि उपयोगितावादी दृष्टिकोण से देखें तो यह अधिक से अधिक लोगों के लिए हानिकारक था, खतरा पैदा करने वाला व्यक्ति था। तो उस दृष्टिकोण से इसमें साधन और साध्य की बात होती है। एक साध्य क्या हम ज़्यादा लोगों के लिए किसी एक व्यक्ति को साधन बना सकते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे दुर्दांत अपराधियों को मार देना कहीं अनैतिक नहीं होगा, जो कई ऐसे लोगों को मार चुके हों जो बिल्कुल बेकसूर थे। तो उस दृष्टिकोण से ये ठीक ठाक समझा जाएगा, ज़्यादा अनुचित समझा नहीं जाएगा। लेकिन यदि मानवतावादी दृष्टिकोण से हम लोग देखें, जो हमारा संविधान, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि किसी एक मानव को दूसरे मानव का प्राण छीनने का अधिकार नहीं होना चाहिए, हमारा प्राण और उसका प्राण, दोनों का प्राण बराबर है, कृत्य अलग है, तो कृत्य को सुधारने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो कृत्य को सुधारने वाले प्रयास, पुराने ज़माने की आप मूवी देखिए, 80, 90 या 60, 70 के दशक की मूवी देखिए, उसमें ऐसे काम होता था। उसमें जेल और प्रिजन का जो मतलब होता था वो ये होता था कि व्यक्ति को यहाँ रखा जाएगा और सुधारा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे व्यक्तियों को वहाँ सुधारते थे, सुधार गृह टाइप को होता था। तो कृत्य गलत है तो कृत्य को सुधारिए, ये मानववादी या मानवतावादी दृष्टिकोण कहेगा, ठीक है। तो उस दृष्टिकोण से ऐसे काम ठीक नहीं है। और मानवाधिकार आयोग मानववादी मूल्यों पर टिका हुआ है, तो मानवाधिकार आयोग भी कहेगा कि इनकाउंटर जैसे केस नहीं होने चाहिए। इनफैक्ट मतलब इनका क्या नाम है आपका, जो मृत्युदंड होती है उसका भी समर्थन नहीं करते किसी भी दशा में। सरकार या राज्य आखिरकार सरकार क्या है, व्यक्तियों का समूह ही तो है। तो क्या किसी सरकार को, किसी राज्य को, किसी कानून को किसी व्यक्ति की जान लेने का अधिकार है? तो मानववादी दृष्टिकोण से देखें, मानवाधिकार के आयोग के दृष्टिकोण से देखें तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी दूसरे व्यक्ति की जान लेने का कोई अधिकार नहीं है। तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि सही है या गलत है, कई दृष्टिकोण से सही है, कई दृष्टिकोण से गलत है। हम लोग देखेंगे कि नज़रिया या विज़न क्या रखना है। इथिक्स में यदि हमारा मानववादी सही मिल जाता है, यदि कहता है कि नहीं ये गलत है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसे मिल जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना ये है कि किसी व्यक्ति को मारा नहीं जाएगा, लेकिन हमारे कानून की अवधारणा ये है कि यदि व्यक्ति बहुत दुर्दांत है, नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसको मृत्युदंड दी जा सकती है। इनकाउंटर तब भी नहीं, मृत्युदंड दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अब वही बात है कि कानून में कई सुराख हैं, कानून में कई छेद है, कई कमजोरियां हैं, उनका ये लोग दुर्दांत अपराधी लोग फ़ायदा उठाते रहते हैं। और हमारे शासन में जो भ्रष्टाचार है, एक तो मंत्रियों की जो नैतिकता बताइए, जो नेता मंत्री हैं इनके लिए भी नैतिक आदर्श बताए गए हैं, ये कभी उस नैतिक आदर्श का पालन कर लें तो सारी चीज़ें सुधर जाएँ, ठीक है। तो एक सवाल यहाँ पे यूपीएससी और पीएससी में होता है कि नेता मंत्रियों के लिए क्या नैतिक संहिताएँ होती हैं, और यदि नैतिक संहिता क्या इस प्रकार के अपराधियों को पर अंकुश लगा सकती है, ठीक है। तो कई ऐसी समिति बनी है, कई ऐसे आयोग बने हैं जो नेता मंत्रियों के नैतिक संहिता की बात करते हैं। उदाहरण के तौर पर जो हमारा सेकंड ARC है उसमें चर्चा की गई है, ठीक है। एक नोलन समिति बनाई गई जिस पे नेता मंत्री के कृत्यों को सुधारने के लिए, नैतिकता को बनाने के लिए 7 सिद्धांत दिए गए, जिसमें निस्वार्थता, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठा जैसे है ना, उत्तरदायित्व जैसे मूल्य रखे गए। तो इन सारे मूल्यों को ये पालन करें और प्रशासनिक अधिकारियों से पालन कराएं, तब जाकर के मुझे लगता है ये जो अंकुश है इस पर लगने वाला अपराधों पर अंकुश लगेगा, ठीक है।
तो तमाम बातें हैं, इनकाउंटर के थ्रू हम लोग इतनी सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं। तो इनकाउंटर सही है गलत है, विकास दुबे का इनकाउंटर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत मामला है। आप अंदर से क्या सोचते हैं वो आपका दृष्टिकोण हो सकता है कि मैं अंदर से इस बात का समर्थक हूँ कि विकास दुबे का, क्योंकि उसने 8 पुलिस वालों को मारा इसलिए सही है, लेकिन कानूनन दृष्टिकोण से, संवैधानिक दृष्टिकोण से, नैतिकता के दृष्टिकोण से, मानववादी दृष्टिकोण से, तमाम दृष्टिकोणों से इसका उत्तर अलग अलग है। तो एक उत्तर पर हम नहीं पहुँच सकते हैं। एक बात और है कि गांधी जी कहते हैं कि अपराध को खत्म कीजिए, बिल्कुल अपराधी को। बिल्कुल आशीष, ये गांधी का कथन भी यहाँ पे हम लाना चाहेंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इसके खत्म हो जाने से इस तरीके के गिरोह जो बना हुआ है ये खत्म हो गया? गांधी पहले से ही 2 बात कर रहे हैं। गांधी का एक तो जो सिद्धांत है जो अराजकता का सिद्धांत है। गांधी कहते हैं कि राज्य हमें लड़ाता है, राज्य हमें सिर्फ लड़ा सकता है। अब इसीलिए राज्य जैसी किसी संस्था का गांधी समर्थन नहीं करते। अब यहाँ पे यदि राज्य ना हो थोड़ी देर के लिए, गांधी पंचायतों का, पंचों का सम्मान करते हैं और पंचों का समर्थन करते हैं। तो कहते हैं गांव के मुद्दे गांव में निपटा लिए जाएं, राज्य नहीं होगा तो ये सारी लड़ाई नहीं होगी। ठीक, तो एक तो गांधी की अराजकता, तो गांधी की अराजकता के हिसाब से ये राज्य जो है वही सही नहीं है। दूसरा, गांधी कहते हैं कि अपराधी को नहीं, अपराध को समाप्त कीजिए। तो यही सेंस है उनका, जो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि आप किसी व्यक्ति के प्राण को नहीं समाप्त कर सकते, उसके गलत कृत्यों को समाप्त कीजिए, सुधार गृह भेजिए, उसको सुधारिए, उसके कृत्यों को आप आलोचना कीजिए, लेकिन किसी व्यक्ति को मार देने का अधिकार गांधीवाद के हिसाब से भी सही नहीं है। ठीक है, तो चाहे आप गांधीवाद ले लीजिए, चाहे आप मानवतावाद ले लीजिए, चाहे आप संवैधानिक मूल्य ले लीजिए जो हमने संविधान में रखा है, प्राण दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा का अधिकार जो हमें मिला है वो ले लीजिए, या ऐसी तमाम और विचारधाराएं हैं, इनको आप शामिल कर लीजिए। इनके हिसाब से ये कृत्य, मतलब इनकाउंटर का कृत्य, मृत्युदंड का कृत्य, किसी को मारने का कृत्य गलत होगा, अनैतिक होगा। ऐसे कुछ और विचारधाराएं हैं कि भाई एक व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ, 8 पुलिस वालों ने उसका क्या बिगाड़ा था? अब 8 पुलिस वालों ने यदि उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था तो उनकी हत्या की गई। अब उस हत्या का मूल्य क्या होगा? क्या उस हत्या का वाकई यही मूल्य होगा कि 2-3 महीने के लिए जेल में रहे और छूट करके फिर दूसरे को मारे? तो ये क्या सही होगा? क्या ये किस दृष्टिकोण से नैतिक होगा भाई? यदि आप इसकी नैतिकता नहीं सिद्ध कर पा रहे हो तो आप ये सिद्ध नहीं कर पा रहे हो कि इनकाउंटर गलत है। ठीक, तो आप पहले इसकी तो नैतिकता सिद्ध करिए कि 8 पुलिस वाले, जैसा कि मंत्री मारा गया, फिर ये 8 मारे गए हैं, आगे चल करके पता नहीं कितने मारे जाएंगे, और ये इसी प्रकार से सबूतों के अभाव में जो कि कानून का सुराख है उसका सहारा लेकर के निकल जाएगा। तो भाई क्या किया जाए इसके साथ? सोल्यूशन, मतलब इसका सोल्यूशन क्या है? अब इस सोल्यूशन पर यदि ऐसी विचारधाराएं जो ये कहती हैं कि नहीं मारा जाना चाहिए, यदि इसका सोल्यूशन दे दें तो आपकी विचारधारा यूनिक हो जाएगी, सार्वभौमिक हो जाएगी। बिल्कुल। इसमें धार्मिक जाति मुद्दे भी उठते हैं। धार्मिक जाति मुद्दे 2 तरीके से हैं। व्यवहारिक बातें हैं, ऑफिशियली तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन व्यवहारिक बातें हैं, सोशल इशू है, जानना चाहिए। आंकड़ों की बात करेंगे तो सबसे पहला सवाल तो योगी सरकार पर उठेगा। योगी सरकार पर सवाल इसलिए उठेगा कि पहली दफ़ा, ठीक है, कि ये सवाल मुस्लिम वर्ग उठाएंगे। ठीक, कि यदि इसकी जगह पर कोई मुस्लिम होता तो तुरंत इनकाउंटर भी होता, तुरंत पकड़ा जाता। जो 3 जुलाई से लेकर के आज 9-10 जुलाई तक का टाइम लगा है वो टाइम ही नहीं लगता। ठीक, तो यहाँ पे धार्मिक अल्पसंख्यक, खासकर जो मुस्लिम वर्ग है, यदि वो वर्ग होता कोई अपराधी तो निश्चित रूप से वो बहुत जल्दी मारा जाता, ऐसा एक वर्ग कह रहा है। ठीक है, जातीय रूप से बहुत सारे लोगों ने इसका समर्थन किया। मैं ताज्जुब हूँ ऐसे लोगों को देख करके। सिर्फ ब्राह्मण होने के नाते कई लोगों ने इस बात का विरोध ही नहीं किया कि भाई हमारी जात का, हमारे कास्ट का। और फिर एक बात जो मीडिया से निकल कर आ रही है, इसमें मैं पहले कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, ऑफिशियली नहीं है। ठीक है, तो ये बात निकल कर आई कि क्या कहते हैं कि एक लाबी है वो इसको बचाने का प्रयास कर रही है जो इसकी जाति से संबंध रखती है। भाई यही प्रवृत्ति अपराध को जन्म देती है। आपकी जाति का है, आपकी धर्म का है। आप राज्य है, ना जाति देखिए ना धर्म देखिए। आप व्यक्ति है, ना जाति देखिए ना धर्म देखिए। अन्याय हुआ है तो आप उस अन्याय को बोलिए। यदि किसी ने सही किया है तो उसको पुरस्कृत कीजिए, यदि किसी ने गलत किया है तो उसको दंड दीजिए। ये समाज की भी जिम्मेदारी है, राज्य की भी जिम्मेदारी है। चाहे वो हमारी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो। अपराधी का नाम, अपराधी का धर्म, अपराधी की जाति देख करके यदि उसको दंड देने लगेंगे, समाज उसको महत्व देने लगेंगे, या जब आपकी जाति का कोई अपराधी होगा तो नहीं बोलेंगे, और जब मुस्लिम का होगा या किसी दूसरे जाति का होगा तो आप तुरंत बोल उठेंगे, तो ऐसे में आप कभी नहीं सुधार पाएंगे। ये बात ध्यान में रखना होगा समाज के हर एक जिम्मेदार व्यक्ति को। इससे मुझे लगता है कि कानून की कमजोरियां झलकती हैं। हाँ, उसके बारे में क्या कहेंगे? साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि पुलिस सुधार के बारे में, क्योंकि जब हत्याकांड हुआ उस समय, उस दिन, और पुलिस वाले जितने भी थे बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी, कई लोगों के पास गोलियां नहीं, मतलब बंदूक भी नहीं थी। इससे क्या स्पष्ट होता है? एक और केस आया है तमिलनाडु में, 2 बाप बेटे पर पुलिस वाले मतलब उनको मार डाले हफ्ता वसूलने के लिए, कुछ ऐसा मामला हुआ। तो पुलिस की कमजोरी और कानून की कमजोरी। ठीक है, ये पूरे डिस्कशन में कंक्लूजन यदि हम लोग इस तरह से निकालें तो एक तरफ देखेंगे पुलिस स्वयं, पुलिस के ऊपर मान ले थोड़ी देर के लिए कोई नहीं है तो भी भ्रष्ट है। इसके लिए हमारी पुलिस बदनाम रही है, अभी भी है, बहुत सारे मामले ऐसे हैं। ठीक है,
अब रही बात पुलिस सुधार की, जैसा भी बात कर रहे हो, तो इसमें दो तरह, एक तो इनका खुद का जो वैल्यूज़ है वो बढ़े, इनकी ईमानदारी बढ़े, इनका काम करने का तरीका बढ़े, ठीक है ना, इनकी तैयारी बढ़े, ठीक है, इनकी ईमानदारी बढ़े। अब जैसे कि जो बात आई कि पहली बात तो ज़्यादा पुलिस वाले गए नहीं थे इसको पकड़ने, इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी था, यदि आप पकड़ने जा रहे थे तो एक अच्छी तैयारी से जाते, आपके पास कोई अच्छी बंदूक नहीं थी, फुल तैयारी नहीं थी, अच्छी टीम नहीं थी, आप 100, 150, 200 लोगों को लेकर जाते, फिर ऐसी बात है, ठीक है ना। दूसरी बात एकजुटता भी नहीं थी। हाँ, दूसरी बात ये कि किसी खबर आई कि किसी पुलिस वाले ने ही मुखबरी की है, ठीक है, तो आखिर ये पुलिस की कमजोरी है कि आप अपने संस्था के प्रति, अपने कर्मचारियों के प्रति आप ईमानदार नहीं हैं और ऐसे लोग पकड़ने जा रहे हैं। दूसरी बात, इसमें जो सुरक्षा सामग्री की बात है, बुलेट प्रूफ जैकेट की बात है, वो भी सामने आती है कि ऐसे पुलिस जब ऐसे दुर्दांत अपराधियों को पकड़े तो पुलिस के पास हेलमेट, कवच, है ना, जैकेट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो आपको सरकार को इसमें सोचना पड़ेगा। पुलिस तो है ही है, पुलिस को सुधारने का काम भी तो राजनीतिक का है ना, सरकार का ही है। तो सरकार खुद ही जब उनसे गलत काम करवाती है, जैसा कि मैंने कहा कि स्वार्थता यहाँ पे आ जाता है, नहीं स्वार्थता की बात हमने की, तो जब प्रशासन का, राज्य का, राजनीतिक दलों का या राजनीतिक दल जो सरकार पे बैठे हैं, जब उनका खुद का स्वार्थ आ जाता है तो पुलिस को ये खुद ही कहते हैं भाई तुम ऐसा मत करो, और ये पुलिस का हाथ रोक लेते हैं। और जब ये आज पुलिस का ये हाथ रोक ले रहे हैं तो कल से वो जो अच्छा ईमानदार पुलिस होगा वो भी कल से कहेगा भाई होगा, छोड़ जाने दो। तो एक लंबे सुधार की जरूरत है, केवल पुलिस सुधार नहीं, प्रशासनिक सुधार, पुलिस सुधार और राजनीतिक सुधार, तीनों जब एक साथ होंगे तब इस तरह के मामले सॉल्व होंगे। तो जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि एक नायक आएगा और पूरा सब कुछ हैंडल कर ले जाएगा, जैसा सनी देओल आता है और शंकर सिंघानिया को पकड़ता है ना, तो ऐसा कोई नायक नहीं हो पाएगा यहाँ। वो फिल्म में हो सकता है, यहाँ रियल में होने में हो सकता है, पर होने में बहुत मेहनत होगी, बहुत रिस्क होगा, है ना, और ऐसे लोगों को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। प्रशासन से लड़ाई करेंगे, प्रशासन किसी बहाने उनको बर्खास्त कर देगी, उनका ट्रांसफ़र कर देगी। तो सरकारें इस प्रकार से काम करती हैं, बर्खास्त करना, ट्रांसफ़र करना, इसलिए और समाप्त हो जाती है इच्छा शक्ति। नए युवा जो जोश खरों से भरे रहते हैं, जाते हैं और सोचते हैं कि मैं भ्रष्टाचार कम कर दूंगा, मैं अपराधियों को समाप्त कर दूंगा, वो भी बेचारे कुछ दिनों बाद उसी धर्रे पे ढल जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि तो हमारा भविष्य खतरे में है, राजनीतिक इच्छा शक्ति हमें काम करने नहीं देगी। तो ये सब सुधार की जरूरत है। एक मुझे लगता है कि नए सिरे से इसमें सारी कमियां निकालना है और जो आज की जरूरतों के हिसाब से उनको शामिल करना है। पुलिस को हाईटेक बनाना होगा, पुलिस को भी उतना ही ज़्यादा प्रखर होना पड़ेगा जितना अपराधी है। एक बार जो खबर आई कि उसने कुछ दूर किलोमीटर पर ही सीसीटीवी कैमरे लगा रखा था, सारी निगरानी वो सीसीटीवी से अपने घर बैठे देखता था कि कौन आ रहा था, वो आगे जेसीबी खड़ा किया। तो पुलिस को भी थोड़ा हाईटेक होना पड़ेगा, सूचना प्रौद्योगिकी के साथ उसको जोड़ना पड़ेगा, है ना, जीपीएस प्रणाली, दूर संवेदन, तमाम चीज़ें जो डेवलप की जा रही हैं, ड्रोन, इन सबसे पुलिस को भी जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। यही बात है, यदि पुलिस के पास एक ड्रोन हो, थोड़ी देर के लिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और ड्रोन थोड़ी देर पहले जाकर के वहाँ का जायजा ले ले कैमरा से और पुलिस को भेज दे कि भाई वहाँ छतों पर ये खड़े हुए हैं, तो पुलिस सुरक्षित रहती है। ऐसा कारनामा सर्जिकल स्ट्राइक में हुआ था। बिल्कुल। तो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ भी जोड़ना पड़ेगा पुलिस को, पुलिस के साथ टेक्निकल जो बातें हैं उसको भी लाना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी और टेक्नोलॉजी का भी, तब जाकर के कहीं सशक्त पुलिस बन पाएगी। और आज के आपराधिक मनोवृत्ति के दृष्टिकोण से देखते हुए यह बहुत जरूरी हो गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी से पुलिस जुड़े, केवल आर्मी ही नहीं बल्कि पुलिस को भी ये प्रदान करना पड़ेगा सारी सुविधाएं। यानी सरकार को भी बाह्य सुरक्षा के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा पर भी उतना ही ध्यान देने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ एक बात और है कि जो सिविल सर्विस के एस्पिरेंट हैं उनको ये जो मामला है, इशू है, वो सिविल सर्विस के सिलेबस में कहाँ है, कितना इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बता दीजिए। बिल्कुल, मैं इससे सीधे बनने वाले प्रश्न ही मैं चर्चा कर दूंगा, ठीक है, कि ये आपका एक तो सोशल इशू से जुड़ता है जो यूपीएससी के दृष्टिकोण से फर्स्ट पेपर में, एमपीपीएससी के दृष्टिकोण से सेकंड पेपर में है, बाकी आप अपनी राज्य सेवाओं के हिसाब से देख सकते हैं कि कहाँ पे है ये। एक तो ये आपका राजनीतिक सुधार से जुड़ता है, ठीक है, मतलब पॉलिटी वाले सेक्शन से जुड़ता है, सेकंड पेपर से जुड़ता है, ठीक। तो राजनीति के अपराधीकरण से आप क्या समझते हैं, यही प्रश्न बनता है, या अपराध का राजनीतिकरण कैसी समस्या है, किस प्रकार की समस्या है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है, सेकंड पेपर से जुड़ता है। इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ता है ये मुद्दा, ठीक है। सोशियोलॉजी से जुड़ता है कि समाज में पनप रहे इस प्रकार के जो स्थानीय अपराधी हैं उसमें राज्य प्रशासन की क्या भूमिका होती है, ठीक है। या आपसे पूछ लेता है कि इस प्रकार के जो अपराधी हैं वो आंतरिक सुरक्षा के लिए कैसे घातक हैं, चुनौती उत्पन्न करने वाले हैं। फिर प्रश्न आपसे पूछ सकता है समाज में कि ऐसे लोगों के पनपने में परिवार की, समाज की क्या भूमिका होती है ना। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और पेपर फोर्थ में आपसे केस स्टडी पूछी जा सकती है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि इनकाउंटर आजकल देखने को मिल रहा है कि एनकाउंटर जैसे कई घटनाएं भारत में घटी हैं, ठीक है। तो ऐसी घटनाएं या इनकाउंटर करना नैतिक दृष्टिकोण से कहाँ तक जायज़ है, ये प्रश्न बन सकता है, ठीक है। प्रश्न आपसे बन सकता है
केस स्टडी को लेकर के आपसे कहा कि आप एक IPS अधिकारी हैं, मान लेते हैं आपके जैसा कि DG थे वो, है ना, अग्रवाल जी, कुछ नाम नहीं याद है अच्छे से, तो कह सकता है कि आप एक राज्य के DGP हैं, ठीक है ना, आपके इलाके में एक दुर्दांत अपराधी 8 पुलिस वालों की हत्या करता है और फरार हो जाता है। हत्या के समय पुलिस उनकी जाँच करती है हत्या के बाद, लेकिन वो मिलता नहीं है और दूसरे राज्य में चला जाता है। दूसरे राज्य में वो एक ड्रामा नाटकीय रूप से देखा जाता है कि उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपने अपनी पुलिस फोर्स को उसको लेने दूसरे राज्य भेजा है, पुलिस फोर्स उसको दूसरे राज्य से लाती है और कुछ देर बाद समाचार में ये पता चलता है कि वो इनकाउंटर में मारा गया। ठीक, तो आप बताइए, आपकी एक व्यक्ति जिसने खुद ही अपने आप को पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया था, वो भागने की कोशिश कैसे करेगा, क्यों करेगा? क्या ये फर्जी इनकाउंटर हो सकता है? क्या पुलिस का इस प्रकार से इनकाउंटर करना सही है? कानूनी प्रावधान इसमें क्या है? तो इस प्रकार से आपसे केस स्टडी बन सकती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये आपका फोर्थ पेपर, थर्ड पेपर में भी साइंस टेक्नोलॉजी से इंटरनल सिक्योरिटी को जोड़ देते हो, ठीक है ना, और सोशियोलॉजी वाले पेपर मतलब फर्स्ट पेपर में UPSC के दृष्टिकोण से, और सेकंड पेपर में पॉलिटी वाले सेक्शन में ये जुड़ता है। ठीक है, तो ये तमाम इशू हैं। धन्यवाद सर इस खास परिचर्चा में शामिल होने के लिए। आगे इसी तरीके से हॉट इशूज़ के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।